आज की इस दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हर इंसान का खानदान होता है, ठीक उसी प्रकार से आज आप जो कंप्यूटर चलाते हैं उसका भी खानदान पे जाने से पहले इसके जो जनक हैं उनकी नाम बता दूं। कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज जी को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन बनाई थी, एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन बनाया था। उन दोनों मशीनों को कंप्यूटर आज जो हम यूज़ करते हैं उनका एक आधार बेस माना गया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा गया। पहला पीढ़ी आपको नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट जनरेशन, मैंने बताया इसका सन 1940 से लेकर के 1956। अगर पहले ज़माने का कंप्यूटर आप देखें तो उसका जो सीपीयू का साइज़ था, जो कि आज का आपका सीपीयू का साइज़ एक छोटा सा डिब्बा है, वो पहले कुछ इतना बड़ा हुआ करता था और इस सीपीयू का साइज लगभग एक रूम या एक बिल्डिंग के जितना बड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं इसमें, और रूम की साइज छोटी नहीं रहेगी ना, बड़ी साइज रहेगी। ओके, तो यहाँ देखो ये एक सीपीयू का डब्बा है और इसी में डेटा का प्रोसेस होता था और ये इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको डेटा देने के लिए यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता था। इसमें तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं, इस पुराने एनिएक कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा था। मतलब मान के चलो ये बल्ब साइज का 18,000 पीस वैक्यूम ट्यूब। अगर 18,000 पीस वैक्यूम ट्यूब को हम चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बिजली की तो खपत होगी ही होगी, और ज़्यादा बिजली की खपत होगी तो जाहिर सी बात है गर्मी पैदा होगी, और गर्मी ज़्यादा भी करता था। ये देखिए, हाँ गति थोड़ा कम था, आज के जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कम था। और इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण का तो आप एनीएक देख सकते हैं, एनीवेक देख सकते हैं, एडीवीएसी और IBM 701 का आप फोटो देख सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी में आप देख सकते हैं पीछे में जो सीपीयू का साइज है वो छोटा हो गया, लेकिन पुराने ज़माने में सीपीयू का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। हम पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किए। ओके, तो प्रोसेसर के रूप में सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता है और इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर भरे हुए हैं। अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो ये फर्स्ट जनरेशन से छोटा हो गया था, कम बिजली खाता करते हैं, और इसमें हम लोग असेंबली भाषा का यूज़ करते थे। इस कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM 1401, IBM 7090 और भी बहुत सारे मॉडल इसमें थे। क्लियर गाइस? तो मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे इसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों थर्ड जनरेशन की। तो कंप्यूटर की जो तृतीय पीढ़ी थी, तृतीय पीढ़ी में आपको जो कंप्यूटर है कुछ आज के ज़माने जैसा टेबल पे रखा जाने वाला आसान सा कंप्यूटर आपको नज़र आएगा। और ये आसान क्यों हुआ? क्योंकि इसमें लग गया IC चिप। क्या लग गया दोस्तों? IC चिप। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस IC के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। बहुत सारे ट्रांजिस्टर का मिला करके IC सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है। दोबारा फिर से, बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर के क्या बनाते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आपको एक छोटा सा चिप लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर हजारों करोड़ों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। क्लियर? तो देखो, ये ट्रांजिस्टर को बहुत सूक्ष्मदर्शी, बहुत छोटे छोटे मात्रा में इसके अंदर लगा दिया गया। IC का साइज थोड़ा छोटा हो गया और हमारा इतना बड़ा कंप्यूटर इतना छोटा हो गया। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में अब लोग कंप्यूटर के बारे में जानने लगे और कंप्यूटर का काम देख के कंप्यूटर पे भरोसा करने लगे कि कंप्यूटर सही काम करता है, कोई गलत परिणाम नहीं देता है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होने लगा। ठीक है, और आगे मैं बात करूं फोर्थ जनरेशन का, तो फोर्थ जनरेशन जैसे कि आज भी बहुत सारा मशीन हमारे पास हो सकता है। 2010 से पहले अगर वो कोई मशीन बना होगा कंप्यूटर में तो वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। जैसे आपका मोबाइल अगर वो 2010 से पहले है तो वो भी एक प्रकार का फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। ये देखिए, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में एक छोटा सा चिप लगता है जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। ये देखिए, ठीक है, यही प्रोसेसर है, यही सीपीयू चिप है। इसी को मोबाइल में आप प्रोसेसर बोलते हो, इसी को आप इस सीपीयू में सीपीयू चिप बोलते हो, और इसी को आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो। क्लियर? ये देखो, लगभग आपको सेम दिखेगा, दिख रहा है क्या? सेम दिख रहा है ना? तो फोर्थ जनरेशन में इस माइक्रो चिप को लाया गया। फोर्थ जनरेशन मतलब 1970 में ये चिप आया तो पूरा सब तरफ बवाल हो गया। देखो, जैसे अभी मैं बात करूं, इसमें इस सीपीयू में जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसेसर, राइट? प्रोसेसर। अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? प्रोसेसर, राइट?
आप मोबाइल लेने जाते हैं तो प्रोसेसर देखते हैं कि नहीं, तो प्रोसेसर ही तो सीपीयू है, और क्या समझना। एक सेकंड मान के चलो, मैं अपने पूरे बॉडी की बात करता हूँ। हमारे शरीर का सबसे प्रमुख भाग क्या है? मस्तिष्क, सही है। मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ, मेरा आंख खाली देखने का काम कर रहा है, लेकिन उस कौन सा रंग है, क्या चीज है, वो सब समझने का काम मेरा मस्तिष्क कर रहा है, सही है। तो उसी प्रकार से ठीक ये पहले जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था ना, उसका सीपीयू का साइज ये है, लेकिन आज हमारा वो सीपीयू का साइज छोटा हो चुका है। क्लियर? प्रोसेसर इसी का नाम है, माइक्रो प्रोसेसर इसी का नाम है, सीपीयू चिप इसी का नाम है, सीपीयू भी इसी का नाम है, कंफ्यूजन मत होना। ये अलग अलग स्थान के नाम से हिसाब से इसका नाम अलग अलग रखा गया। लाइक एक सेकंड के लिए मान के चलो, शंकर जी का नाम कहाँ है? तो केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथेश्वर। आप यही चीज़ हमारे डभरा में चले जाइए तो डभरेश्वर। आप यही चीज़ वहाँ महाकाल चले जाइए तो महाकालेश्वर, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग उज्जैन में उज्जैन, मतलब बहुत सारे अलग अलग शंकर जी के नाम है, लेकिन शंकर जी तो एक ही हैं, शंकर भगवान जी, बात खत्म, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी स्थान के अलग अलग जगह पे इसका नाम अलग अलग लिया जाता है। जैसे आप मोबाइल में बोलते हो प्रोसेसर, कंप्यूटर में आपने बोल दिया माइक्रो प्रोसेसर, या इसको बोल दिया सीपीयू चिप, लेकिन सब मेन चिप ही हैं। इसको आप स्थान डिवाइस के हिसाब से अलग अलग इसका नाम रख सकते हो। क्लियर गाइस? अगर आपको कोई बोले ना आईसी चिप, तो अगर आप समझे तो एक प्रकार का यही आईसी चिप भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करोड़ों मात्रा में ट्रांजिस्टर है। हाँ, ध्यान रखिएगा, हर चीज को बस डेवलप करके ये चीज बनाया गया। क्लियर? इसी के अंदर आप देखो ना, सेकेंड जनरेशन में क्या बोलता है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। तो भैया आज मैं जो फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन का यहाँ प्रोसेसर रखा हूँ, इसके अंदर भी बहुत करोड़ों मात्रा में ट्रांजिस्टर हैं। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो आईसी के अंदर ही तो बहुत सारे करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी के अंदर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? आईसी ही तो है, लेकिन आईसी का बड़ा रूप है, ठीक है। तो बड़ा रूप होने के कारण इसका नाम आईसी नहीं रखे, इसका बड़ा रूप का नाम रख दिए माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू चिप। क्लियर गाइस? फोर्थ जनरेशन को कब से कब तक माना गया? 1971 से लेकर के 2010 तक के जितने भी माइक्रो प्रोसेसर बने थे या माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर थे, उन सबको 1971 से 2010 वालों को फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर माना गया। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और नेटवर्किंग का उपयोग किया गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं गाइस? जिस यंत्र में ये माउस लग गया, माउस एक प्रकार का आपका मोबाइल भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्यों? आप टच स्क्रीन के थ्रू उसे ग्राफिक रूप में बात करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिक को आमने सामने बात करना। तो जिस यंत्र में माउस लग गया उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इस कंप्यूटर में माउस लग गया और पहले के कंप्यूटर में माउस नहीं था। तो पहले वाला कंप्यूटर माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, लेकिन फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। ओके, क्योंकि इसमें क्या लग गया? माउस। और पहले वाला जनरेशन को क्या बोलेंगे? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्यों? क्योंकि पहले के कंप्यूटर में केवल कीबोर्ड का उपयोग हो सकता था, माउस का नहीं हो सकता था। क्लियर गाइस? तो इसमें माउस का उपयोग होने के कारण इसको बोला गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आई होप आपने फोर्थ जनरेशन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करें। आपके कमेंट से हमको समझ में आता है कि हम बच्चों को कहाँ थोड़ा सा ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, हम उसको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। अगला फिफ्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जिसको हिंदी में पंचम पीढ़ी बोलते हैं, ये हमारा वर्तमान 2010 से लेकर के अब तक हम जितना भी प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हैं ये सब क्या है? नया जनरेशन है। क्लियर गाइस? तो 2010 के बाद क्या क्या आया? 2010 के बाद वही प्रोसेसर है, बस इस प्रोसेसर में एक एडवांस चीज जुड़ चुका है। क्या? एआई। अगर आप मोबाइल लेते हैं तो क्या आता है उसमें? एआई का जुड़ चुका है, या एआई प्रोसेसर चिप है बोलते हैं। तो समझ जाना कि आज का जनरेशन है पांचवा जनरेशन आधारित है। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो सबका बाप है ये, हालांकि नाती है ये कंप्यूटर के खानदान में, लेकिन सबका बाप है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पीढ़ियों को खत्म करके सबसे आगे चलने वाला जो आज का कंप्यूटर है, सुपर फास्टर देन फास्टर है। इसकी विशेषता है बहुत ज़्यादा तेज है। एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग आप समझते हो, मशीन लर्निंग बहुत अच्छा कोर्स है, इसके बारे में आगे बात करूंगा। रोबोटिक्स, हम लोग एआई के थ्रू रोबोटिक्स बनाना बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, और आज हम जो रोबोट बनाते हैं उसमें पांचवा पीढ़ी का प्रोसेसर का ही यूज़ कर पा रहे हैं। अगला प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और स्वचालित और स्मार्ट सिस्टम। स्वचालित और स्मार्ट सिस्टम को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम लोग उस जनरेशन में जी रहे हैं
जिस जनरेशन में जैसे मान के चलो कार है, अब कार को ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑटो ड्राइवर खुद आप गाड़ी को लगा दो, ऑटो ड्राइवर का उसमें ऑप्शन है, ऑटो पायलट हो सकता है, वो कार खुद ब खुद चलेगा, खाली आप बटन दबा दो, लो पार्किंग लगा दो, वो खुद लगा देगा। सही है। तो आज हम लोग ऐसे स्थिति में आ चुके हैं कि कंप्यूटर को अगर हम लोग एक बार ऑर्डर देते हैं तो हमारे वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चाहे कार चलाना हो, चाहे और भी बड़ा सा बड़ा काम करना हो, राइट। तो और इसके उदाहरण है आपका आज का जो यूज़ करने वाले एआई कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर। तो अगर मैं बात करूं 5th जनरेशन का, तो ये पूरे ख़ानदान में सबसे टॉप लेवल का है जिसको हम आज यूज़ कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे दोस्तों और भी टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ेगा, और आने वाले टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी आगे आने वाला है, आप सोच के देखो, कोई सोचा था 2025 से पहले पहले हम लोग को 5G मिल जाएगा? नहीं। अब पता नहीं 2030 से पहले 10G मिल गया, राइट। तो अभी जो हम लोग का जनरेशन चल रहा है वो 5th जनरेशन है। आने वाला टाइम पे हो सकता है कल के डेट में ये हम लोग को पढ़ने को मिलेगी 5th जनरेशन खत्म है गाइस। तो ठीक है, हमने कंप्यूटर का पीढ़ियाँ पूरा अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के रूप में बोलें, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आपका कमेंट और आपका लाइक हम लोग को सपोर्ट मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।